मौजूद हैं रामपुर में। दूसरे चरण का मतदान होगा और यहाँ इस इलाके के आसपास की 55 सीटों पर मतदान होगा। उससे पहले हम ये सत्ता सम्मेलन लेकर रामपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं संजय सिंह जी। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। संजय सिंह जी, कल पहले चरण का मतदान हुआ है, अब हम दूसरे चरण के लिए जहां मतदान होना है वहां पहुंच गए हैं। तो दूसरे चरण के बारे में बात करूं, आगे बढ़ूं उससे पहले पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि कल जो हवा चली है और कल जो लोग निकले हैं वोट करने के लिए, उसके बाद आज विपक्ष के सभी नेताओं के चेहरे लटके हुए हैं। उन्हें समझ आ गया है कि हार हो रही है। तो क्या वाकई सबके चेहरे लटके हुए हैं? देखिए, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कल जो हवा चली है उससे भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब हो गई है। वो इस चुनाव में अपनी हार को पहले चरण से ही देखते जाएंगे अब। और जो लोगों से भी बातचीत की, जो जिस तरह से वोटर्स के अंदर कल उत्साह था, ये साफ तौर पे लगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 1 साल तक जो किसानों का आंदोलन चला उसके नाम पर वोट किया, कानून व्यवस्था की जो बदहाली रही उसके नाम पर वोट किया, नौजवानों को रोजगार के नाम पे जो पीटा गया, लाठियों से मुकदमे लगाए गए, उसके नाम पर वोट दिया, गन्ना किसानों का जो बकाया नहीं मिला उसके नाम पर वोट किया, माताओं बहनों की सुरक्षा के सवाल पे वोट किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली पानी के सवाल पे वोट किया। और बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पहले चरण में पराजित हो रही है। और ये बात शायद प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि बीजेपी की हवा खराब हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपके मुताबिक किसकी हवा चल रही है? क्योंकि एक तरफ से दावा हो रहा है कि हमारी हवा चल रही है, किसान हमारे साथ खड़ा हुआ है, गठबंधन के साथ है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री खुद ये बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि हवा उनकी चल रही है। तो किसकी हवा चल रही है? देखिए, हर पार्टी अपनी अपनी बात करेगी। मैं आम आदमी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के संगठन की जिम्मेदारी देख रहा हूं, पार्टी का इंचार्ज हूं। मैं अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूं। मैं आपको ये बता सकता हूं कि फिलहाल आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ सारी सीटों पे मजबूती से चुनाव लड़ रही है। परिणाम आएंगे, आप देखिएगा, बहुत अच्छे और सकारात्मक परिणाम हमको मिलेंगे। बाकी पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं, उन्होंने भी अपनी ताकत लगाई है, वो भी मजबूती से लड़ रहे हैं, उनके भी परिणाम आएंगे, वो देखिएगा। अच्छा, पहले चरण में कितनी सीटें आप आदमी पार्टी को मिल रही हैं? अगर एक आंकड़ा आप हमें बताएंगे तो जब वापस पहले दिन से सुमेरा जी, मैंने इस पे कोई दावा नहीं तो किया। फिर उस पर आपके पिछले कार्यक्रम में भी मैंने एक ही बात कही थी और मैं फिर आज दोहरा दे रहा हूं। मैंने साफ तौर पे कहा था, आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं है। वोट बैंक बनाने वालों ने लोगों के बैंक खाली किए हैं। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आए, जिसको 10 लाख नौकरियां चाहिए वो आम आदमी पार्टी के साथ आए, जिसको 5,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता चाहिए, माताओं बहनों को 1,000 रुपए प्रतिमाह चाहिए, इन मुद्दों पे लोग हमारे साथ आए। किसानों को फसल का दाम चाहिए, इस मुद्दे पे साथ आए। हम किसी नकली मुद्दे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आप देखिए, उनके पास 5 साल में क्या किया कुछ भी बताने को नहीं है। पूरा चुनाव पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जिन्ना और नकली मुद्दों पे, अभी हिजाब लेके आ गए, हिजाब का मुद्दा लेके आ गए। हिजाब का मुद्दा जो कर्नाटक में उठा वो चुनाव से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ा हुआ है, उठाया जा रहा है, उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक बेटी की इज्जत का सवाल है। और बेटी बेटी होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो। मेरे दुश्मन की भी बेटी अगर वो सड़क पर जाती रहेगी, उसके साथ कोई छेड़खानी करेगा, अपनी जान देकर भी उसकी इज्जत की रक्षा करने का काम करूंगा। ये भारत की संस्कृति है। हम मिलीजुली संस्कृति में रहते हैं सुमेरा जी। हिंदुस्तान के बारे में क्या कहा जाता है? विविधता में एकता, भारत की विशेषता। जिस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े, दलित, सवर्ण, अलग अलग भाषाओं, अलग अलग वेश पहनने वाले लोग एक साथ रहते हैं, वही तो हमारा हिंदुस्तान है। नॉर्थ ईस्ट में जाइए। लेकिन जब हिजाब का मुद्दा उठा है तो अब ये सवाल होने लगा है कि क्या हमें इसके बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है? आपकी सरकार है दिल्ली में, एजुकेशन को लेकर, स्कूलों को लेकर बहुत कुछ करती है। तो क्या हिजाब को लेकर ये जो सवाल अब उठ रहा है, या ये अगर एक बड़ा विवाद बनता है, इस पर कोई राय रखने की बात होती है, तो आम आदमी पार्टी की क्या राय है? क्या हिजाब पहन अच्छा, एक चीज आप बताइए सुमेरा जी, नॉर्थ ईस्ट में आप जाती हैं, वहां के लोग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं।
आप साउथ में जाती हैं, दक्षिण भारत में, वहां के लोग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। राजस्थान में आप जाती हैं, वहां के लोग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। नॉर्थ इंडिया में आप आती हैं, यहां के लोग अलग तरह की ड्रेस पहनते हैं। और मैं आपको बता दूं, स्कूल जिस में क्या सदन होना का, चाहिए? सुमेरा जी सुन लीजिए, जिस सदन का मैं सदस्य हूं, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, देश की संसद, वहां हमारे सभापति जी धोती पहन के आते हैं। अगर इस मानसिकता से हम लोग चलेंगे, कल को सभापति पे आप आपत्ति कर देंगे। दक्षिण भारत के जो हमारे माननीय सांसद हैं, जो हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, वो बेचारे धोती पहन के, लुंगी पहन के आते हैं, वो उनका परिधान है और उनको पहनना चाहिए। आम जीवन में हम सब अपने अपने हिसाब से, अपनी संस्कृति के हिसाब से परिधान भी पहनते हैं, भाषा भी बोलते हैं, खान पान भी अपनी संस्कृति के हिसाब से रखते हैं। लेकिन स्कूलों में आमतौर पर दक्षिण भारत में जाएं या उत्तर भारत में जाएं, एक तरह की यूनिफॉर्म होती ये है। समस्या, क्या इस पर कोई एक सैद्धांतिक राय रखनी चाहिए कि नहीं, सुमेरा हमारे जी, स्कूल में यूनिफॉर्म होगी या नहीं होगी? ड्रेस तो संगठन तय करता है ना। 90 साल तक आरएसएस और बीजेपी के लोग हाफ पैंट पहन के घूमते रहे, किसी ने आपत्ति की? बाद में उनको 90 साल के बाद लगा हमें फुल पहनना चाहिए, वो फुल पहनने लगे। इसमें किसको क्या दिक्कत होनी चाहिए? हाफ पैंट पहनते थे, फुल पहनने लगे, किसको क्या? भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि कोई क्या ड्रेस पहनेगा, ये उसकी अपनी सोच होनी चाहिए, अपना विषय होना। कल को अब मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा आपको, हरियाणा के मुख्यमंत्री को जीन्स से प्रॉब्लम, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को जीन्स से प्रॉब्लम, अब कर्नाटक में नकाब से, हिजाब से प्रॉब्लम। तो कल को हमारी हिंदू बहनें जो घूंघट निकाल कर निकलती हैं, राजस्थान में घूंघट लगा के निकलती हैं, या हमारे गांव में भी, सुमेरा जी, कोई जाके उसके साथ छेड़खानी करके दिखा दे, मुसलमान लड़के हो या हिंदू लड़के हो, किसी के घर की भी लड़की अगर नकाब लेके या घूंघट लेके निकलेगी, उसके साथ कोई बदतमीजी करके दिखा दे, सारे लोग इकट्ठा होकर उसकी हड्डी तोड़ देंगे। ये हड्डी तोड़ देंगे उसकी। अलग है, ये सारे कॉन्टेक्स्ट अलग हैं, घर का और स्कूल का कॉन्टेक्स्ट अलग है। लेकिन मेरा एक और सवाल, इससे आगे चढ़ते हैं। प्रॉब्लम कब थी? मेरा सवाल क्या वहां पे पहले प्रॉब्लम थी? कभी कोई दिक्कत थी? तो क्या ये मुद्दा जानबूझ के उठाया गया? बिल्कुल जानबूझ के, प्रायोजित मुद्दा है। आप मुझे बताइए, हमारी सिख बेटियां जो हैं वो अपना सर ढक के जाती हैं। हमारी जो बहुएं हैं वो अगर कॉलेज पढ़ने के लिए जाती हैं, जल्दी शादी हो जाती है तो घूंघट निकाल के जाती हैं। हमारी जो ईसाइयों की बेटियां हैं वो बेचारी जो है वो घूंघट अपना जो है वो सर ढक के जाती है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान में डिबेट होने लगे कि भारत में क्या हो रहा है स्कूल में, और उसे पाकिस्तान को छोड़िए ना, अधिकारों से जोड़कर देखा जाने लगे, पाकिस्तान को छोड़िए, का मुद्दा बन जाता है या नहीं? पाकिस्तान का छोड़िए, पाकिस्तान की बात मत कीजिए। पाकिस्तान में मस्जिदों में बम फूटते हैं, उनकी चर्चा मत कीजिए। यहाँ पे हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं, और यहाँ 130 करोड़ हिंदुस्तानी मिलजुल के रहते हैं, हमें रहने दीजिए। अच्छा, झगड़ा मत कराइए आपस में, और ये बीजेपी का काम है झगड़ा कराने का, आपस में लड़ाई कराने का। हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना, और पाकिस्तान से कोई शिक्षा भी नहीं लेनी है, ये भी मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान को छोड़िए आप। ठीक है, हिजाब से जुड़ा एक मेरा आखिरी सवाल ये कि क्या ये, क्योंकि पहले चरण के पहले ये मुद्दा उठा और अब हम दूसरे चरण के चुनाव से पहले यहाँ पर खड़े हैं, क्या ये प्रभावित करता है? क्या ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बन गया है उत्तर प्रदेश में? क्या इसका कोई असर है या ये सिर्फ हवाई मुद्दा है? देखिए, एक गाना बार बार सुनते सुनते आदमी बोर हो जाता है। बीजेपी की हालत वही हो गई है, पुराना रिकॉर्ड बार बार निकाल के वही कैसेट में बजाते रहते हैं। अब दिमाग लोगों का एकदम सड़ गया है, कहने लगे अब ये हो गया बहुत। बंगाल का चुनाव पाकिस्तान के नाम पे लड़ते हैं, बिहार का चुनाव पाकिस्तान के नाम पे लड़ते हैं, यूपी का चुनाव पाकिस्तान के अरे हिंदुस्तान की 130 करोड़ की आबादी, आप 22 करोड़ के मुल्क से हमें डराते हैं। किसी भी हिंदू, किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान से डर नहीं लगता। अगर बीजेपी वालों को डर लगता है तो चुनाव प्रचार में निकलना बंद कर दीजिए। आप क्यों निकलते हैं चुनाव प्रचार में? इस तरह के बयान आते हैं। आप पाकिस्तान से डराते रहते हैं, पहुंचे प्रचार करने के लिए। पाकिस्तान से हिंदुस्तान को डराते हैं आप इतने। जिस देश को, सुमेरा जी, हमारे सेना के वीर जवानों ने 3 बार युद्ध में पराजित किया, उस देश से हमें डराते रहते हैं आप। कल को नेपाल से डराएंगे, फिर नाइजीरिया से हमें डराएंगे आप। अच्छा संजय जी, हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे उत्तराखंड चुनाव प्रचार के लिए, उन्होंने वहां कह दिया कि स्कूल कोई फैशन की जगह तो है नहीं, आप यूनिफॉर्म बताई जाएगी, वो यूनिफॉर्म पहन के आइए। देखिए, हर धर्म के व्यक्ति को अपने हिसाब से वेशभूषा, भाषा बोलने का अधिकार हिंदुस्तान का संविधान हमें देता है। ये कौन संविधान देता है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान देता है। ये मुल्क
किसी नरेंद्र मोदी जी के या योगी जी के फरमान से नहीं चलेगा, ये चलेगा बाबा साहब के संविधान से। ये बात हमें समझनी चाहिए। अच्छा, और ये बात हमें समझ में नहीं आ रही। चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। ये बार बार बताया जा रहा है कि दरअसल ये चुनाव किस मुद्दे पर हो रहा है, और लगातार हम भी चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किन मुद्दों के इर्द गिर्द ये चुनाव घूम रहा है। योगी जी कहते हैं 80 बनाम 20, फिर उन्होंने कह दिया नहीं ये तो 90 बनाम 10 है। इसके अलावा एक और आंकड़ा सामने आ गया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहते हैं 85 बनाम 15, यानी अगड़े वर्सेस पिछड़ा है। तो ये चुनाव क्या है? अगड़ा वर्सेस देखिए, पिछड़ा बहुत है, अच्छा 80 बनाम बहुत 20 अच्छा है, क्या योगी है? जी ने जो कहा, मैं उसके बारे में बोलता हूं। अब आपको मैं आदित्यनाथ जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, जो लाखों लोग कोरोना की महामारी में मारे गए और लाशें नदी के घाट पे सड़ी हुई मिली, चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? एक साल तक जो किसान सड़कों पर बैठा रहा, लाठियां खाता रहा, 750 किसान शहीद हो गए सुमेरा जी, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी जिनकी हत्या हो गई, वो प्रभात मिश्रा इंटर में पढ़ने वाला बच्चा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया, वो नौजवान जो सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीटे जाते हैं, रोजगार मांगने निकलते हैं, ये 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? 80 और 20 पे यूपी का चुनाव नहीं होगा, गरीब बच्चों की फीस पे चुनाव होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगड़ा और पिछड़ा वाला चुनाव है ये, क्योंकि ये भी दावा किया जा रहा है दूसरी तरफ से गरीब अगड़ा बनाम बच्चों पिछड़ा की है। फीस पे चुनाव होगा। अगर- हमारे ऊपर यही आरोप लगता है जो आप कह रहे हैं, यूपी वालों पे यही आरोप लगता है, हर चुनाव में यही आरोप लगता है। यहां के लोग तो शिक्षा पे वोट दे ही नहीं सकते, बिजली पे वोट दे ही नहीं सकते, पानी पे वोट दे ही नहीं सकते, इनको तो काम ही नहीं है सड़क से, इनको तो काम ही नहीं है तरक्की और विकास से, फसल का दाम चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ जाति धर्म पर वोट देते हैं। मैं यूपी के लोगों से अपील करना चाहता हूं, इस बार उत्तर प्रदेश से ये दाग मिटाइए और ये साबित कीजिए कि हम मुद्दों के नाम पर वोट देंगे। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री सर, आज जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हालत है सुमेरा जी? जहां पर ओपीडी में डॉक्टर को बैठना होता है, अस्पतालों में कुत्ते बैठे रहते हैं। ये हालत है। सरकारी स्कूलों को जाके देखेंगी, आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। नमक रोटी खाने के लिए बच्चों को मिलती है, स्वेटर नहीं मिलता, जूते नहीं मिलते, बैग के पैसे खा लिए जाते हैं उनके। कस्तूरबा में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां, 9 करोड़ रुपए उनका निकाल लिया गया उस वक्त जब कोरोना के समय में विद्यालय बंद था। ठीक है संजय जी, लेकिन ये जो वादे आप यहाँ कर रहे हैं, यही वादे आप सब प्रदेश में कर रहे हैं जहां पर भी आप चुनाव लड़ रहे हैं। एक सवाल थोड़ा सा उत्तर प्रदेश से डाइग्रेस करके एक और प्रदेश में, एक सवाल मैं पंजाब से भी लेना चाहूंगी कि पंजाब में भी यही सब तमाम वादे हैं। आपके एक मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनको बहुत टारगेट कर रही है बीजेपी, तमाम तरह के उनके वीडियोस शेयर किए जा रहे हैं, उनको केंद्र में रखकर आम आदमी पार्टी को लगातार टारगेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो क्या वो आपको नुकसान पहुंचाएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बन रही है और इससे बौखलाकर पंजाब की जनता जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर अपना भरोसा दिखा रही है, उससे बौखलाकर तमाम आरोप लगते रहते हैं। और मैं समझता हूं कि उन आरोपों का जनता के ऊपर कोई असर नहीं है। भगवंत मान अपने व्यक्तिगत जिंदगी में एक ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हैं और उन्होंने लोगों के लिए काम किया है। 7-8 साल से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कोई भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कभी उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा है। क्या बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आफ्टर थॉट हो कि ये हमें नहीं ऐलान करना चाहिए था, इसकी वजह से कोई नुकसान हो सकता है, या इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? आप ही लोगों ने तो अभी अपने सर्वे में दिखाया था कि नंबर 1 पे भगवंत मान की लोकप्रियता हो गई है। तो फिर जो टीवी चैनल्स के सर्वे आ रहे हैं वो तो ये बता रहे हैं कि भगवंत मान की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। तो टीवी चैनल्स के सर्वे तो ये भी बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, वो तो देखिएगा, आप वक्त आने पे देखिएगा। अच्छा, पंजाब का तो आप यकीन कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का समय बताएगा। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी की और भगवंत मान की लोकप्रियता के कारण बौखला के अनाप शनाप आरोप लगाते रहते विपक्ष के लोग, उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आरोपों की जब बात हो रही है तो एक मामला जो बहुत सुर्खियों में रहा है, आपने भी बहुत उठाया है, तमाम पार्टियां उसे उठा रही है, लखीमपुर खीरी का मामला, और उसमें कल जमानत हुई है। हालांकि वो बाहर नहीं आ पाए हैं क्योंकि तमाम और दिक्कतें उसमें हुई हैं। उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अब सावधान हो जाएं, देखिए बाहर जेल से आ रहे हैं। देखिए, पापा भय कुतवाल तो डर काहे का, पापा भय कुतवाल तो डर काहे का। जिस बेटे का बाप देश का गृह राज्य मंत्री होगा वो कितने दिन तक जेल में रहेगा मुझे बताइए। पहले दिन से मैं क्या सवाल उठा रहा हूं,
बार बार यही बात कह रहा हूं कि अगर गृह राज्य मंत्री के पद पर अजय मिश्रा टेनी रहेंगे तो जांच को प्रभावित करेंगे, और वो सच साबित हुआ, क्योंकि कोर्ट में जांच एजेंसियां अपना पक्ष नहीं रख पाई, निष्पक्षता से काम नहीं कर पाई। वरना आप मुझे बताइए कि 4 किसान और एक पत्रकार को जिस मंत्री की गाड़ी कुचल के मार देती है, जिसके बेटे के खिलाफ एसटीएफ की रिपोर्ट आती है, बावजूद इसके उसको जमानत मिल जाए, ये तो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा रहेंगे, किसानों को न्याय नहीं मिल सकता, पत्रकार के परिवार को न्याय नहीं मिल सकता। लेकिन बीजेपी अगर इस पर एक तर्क देती है कि कोर्ट से जमानत हुई है, हमने तो नहीं किया है, कोर्ट की प्रक्रिया के तहत कोर्ट में आप एक सरकार अपना पक्ष रखती है, साक्ष्य रखती है, वहां पर किसी भी अपराधी को जमानत मिल रही होती है तो उसका विरोध करती है और ये बताती है कि ये बाहर निकलकर किस तरह से जांच को प्रभावित करेगा, और इसके आधार पर फिर उसको जांच की उसकी जमानत रद्द की जाती है। तो क्या ये सब कुछ हुआ? तो क्या सरकार इस प्रक्रिया का पालन किया? लेकिन बिल्कुल इसमें खुली किताब है, इसमें कहीं कुछ समझने की जरूरत हम नहीं है। लखीमपुर की बात कर रहे हैं तो एक उन्नाव का मामला भी सामने आया है, एक उन्नाव का मामला भी प्रकाश में आया है, जिसमें उस लड़की की मां अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने आ गई, इंसाफ मांग रही थी, कह रही थी, दुहाई दे रही थी, और अब उसमें कार्रवाई हो रही है। यानी ये सरकार कार्रवाई कर रही है। मैं कार्रवाई क्यों कर रही है? 2 महीने से वो महिला भटक रही है, आप कह रही हैं कार्रवाई कर रही है? 2 महीने से वो महिला भटक रही है, अलग अलग अधिकारियों के पास जाके गिड़गिड़ा रही है, उसकी बेटी की हत्या हो गई और एक नेता के घर में उसकी लाश मिली। देखिए, कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो वो समाजवादी पार्टी का है कि कांग्रेस का है कि बीएसपी का है कि भारतीय जनता पार्टी का है, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा है कि अगर कानून का राज है तो मुख्यमंत्री का भाई भी हो अगर अपराधी है तो उसका कॉलर पकड़ के पहले उसको जेल के अंदर डालो। ये इसमें 2 महीने का विलंब क्यों हुआ? आज राज किसका है? बीजेपी का राज है। कानून व्यवस्था पे सवाल किसके उठता है? बीजेपी के राज में। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में मनीष गुप्ता को होटल के अंदर पीट-पीट के मार दिया गया। संजीत यादव का अपहरण कानपुर में होता है, बाद में उसकी बहन से 30 लाख रुपए दिलवाती है पुलिस और फिर उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे राज्य में तो कानून व्यवस्था सबसे बेहतर है, वो तो गर्मी कैसे निकाल देते हैं लोगों की बता रहे हैं। यहाँ पे भी कह के गए हैं कल की देखो यहाँ पर सबकी गर्मी मैंने ठंडी कर दी। देखिए, मुझे लगता है ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं होनी चाहिए और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आदित्यनाथ जी की जो भाषा है वो एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है, वो एक चौराहे छाप नेता की भाषा है। ऐसी भाषा उनको नहीं बोलनी चाहिए। गर्मी उतार देंगे, पटक देंगे, उलट देंगे, उल्टा लटका देंगे, ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है। लिख रहे सुनो केजरीवाल जी उनके घर में नौकरी करते हैं। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। संजय जी, लेकिन जो दिन रात जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे? केजरीवाल जी ने भी उसी भाषा में दिया, क्या उन्हें उसी भाषा में जवाब देना चाहिए? आप जैसा आप बताइए मुझे। हम गांधी के देश में रहने वाले लोग हैं ना? सुन तो लीजिए, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होके और सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री होके आप देश के एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री को सुनो केजरीवाल कहेंगे तो हम लोग माला जपेंगे बैठ के? हम आपका जवाब नहीं देंगे? नहीं तो फिर हम उसी भाषा में जवाब देंगे तो बराबरी में आके खड़े हो जाएंगे ना? जरूरी है क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो तानाशाह है। उनको ये बिल्कुल नहीं महसूस होना चाहिए कि वो हिटलर है हिंदुस्तान के। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं और उनको अपनी भाषा मर्यादित और संयमित रखनी चाहिए, ये उनको समझना होगा। लेकिन अगर आपको नहीं लगता कि अगर योगी आदित्यनाथ ने इस भाषा का इस्तेमाल किया तो अरविंद केजरीवाल अगर उस भाषा में जवाब देते तो वो बेहतर होता? नहीं समझ में आएगा उनको। ऐसे लोग हैं वो दोबारा फिर और गाली भी लिख देते हो सकता है ट्विटर पे, जो आप बोल भी ना पाती। अभी तो सुनो केजरीवाल आप बोल ले रही हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं, तो इसलिए इनको जवाब देना, समझाना, रोकना जरूरी है। बचपन से जो बताया गया कि हम गांधी के देश के लोग हैं, कोई एक चांटा मारे तो दूसरे गाल भी आगे कर दो, वो सीख अब हम ना दें बच्चों को? नहीं, ये सीख अरविंद केजरीवाल ने पूरी दुनिया को दी। जब एक ई रिक्शा वाले ने किसी कारण से उनको भड़का के लेके आके रैली में उनके ऊपर तमाचा मारा तो दूसरे दिन अरविंद केजरीवाल उसके घर पे बैठ के उस ई रिक्शा वाले के साथ घर में खाना खा के आए। ये है गांधी को मानने का आदर्श। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी सोचेंगे या आदित्यनाथ जी सोचेंगे कि हम इनको नौकरों की तरीके से ट्रीट करेंगे, वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि अपने पद पर आप हैं, आपको अपनी भाषा का ख्याल रखना पड़ेगा। पर संजय जी, जैसी बात करोगे उसी तरह का जवाब पाओगे। पर संजय जी, कुछ मैंने ऑटो ऑक्सीजन चलवाई, कुछ भाषा का इस्तेमाल आपने भी संसद में किया, उसके बारे में भी बहुत चर्चा हो रही है।
मैंने कभी गलत नहीं कहा, मैं जो बोलता हूँ सही डिजिटल बोलता हूँ। पॉटी कहना ये संसद वो में तो एक बोलना कविता थी, चाहिए। मैंने पढ़ दिया। वो तो कविता उसकी थी, भी बहुत चर्चा कहिए है। मैं फिर से पढ़ दूं कविता। कविता आपने पढ़ दीजिए, पढ़ मैं- दीजिए। मैं लेकिन वो पूरी लेकिन कविता क्या पढ़ दूं? लेकिन नहीं, क्या मैं ये- संसद में मैं- भाषा को और गरिमामयी रखने की वो जरूरत किसी होती की है? कविता थी, वो कविता हूबहू मैंने पढ़ी। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आप डेमोक्रेसी में हैं, लोकतंत्र में हैं, आप कोई तानाशाह नहीं है। आपको जनता ने चुन के मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है। आप अपनी भाषा को संयमित रखिए। अब बताइए, हमारे गृह मंत्री जी कैराना गए, कहें अब पलायन नहीं होने देंगे। क्यों भाई? अब तक क्या ओबामा का राज है यहाँ पे? ट्रंप की सरकार है। कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? आदित्यनाथ जी हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह हिंदू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हिंदू। आप सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हैं और हिंदुओं का पलायन हो गया आपके राज्य में। आपको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए नैतिक जिम्मेदारी लेके। तो जैसी इस तरह भाषा की बोलोगे नकली उसी बातें भाषा आप में जवाब मिलेगा, ये है। जो जिम्मेदार पद पर आप देखिए, आप टीवी चैनल की एंकर हैं, आपके पास गलती करने का विकल्प नहीं है। एक मुख्यमंत्री, एक प्रधानमंत्री के पास गलती करने का विकल्प नहीं है। कोई एक चौराहे का नेता है, चौराहे का गुंडा है, उससे वो कुछ बोल दे, वो कुछ गाली गलौज कर दे, उसको लोग सुन लेंगे। लेकिन अगर आप उसी प्रकार की भाषा बोल के दबाने की कोशिश करेंगे, ये ठीक नहीं है। और गांधी के आदर्श की जहां तक आपने बात की, मैंने आपको उदाहरण दिया। जी हाँ। हम यहाँ मौजूद हैं रामपुर में, तो यहाँ के जो नेता हैं आजम खान साहब, उनको लेकर भी तमाम तरह के बयान इस पूरी सरकार के दौरान दिए जाते रहे हैं और दोनों तरफ से बयान दिए जाते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि उनको फंसाया गया है, उन पर तमाम आरोप निराधार हैं, और योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि ये तमाम आरोप बिल्कुल सही हैं, उन्होंने जमीन कब्जाई है, उन्होंने गुंडागर्दी की और ये ही उनके साथ होना चाहिए था। मामला आप क्या समझते हैं? न्यायालय में मामला चल रहा है, न्यायालय का निर्णय इस पे आने दीजिए। लेकिन ये यहाँ इस जगह को प्रभावित करने वाला मुद्दा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं आपसे कि ये मामला न्यायालय में है और जो मामला सब जुडिस है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। न्यायालय का आने दीजिए फैसला। बुलडोजर बहुत चला है, यहाँ भी बहुत चला है, रामपुर में भी बहुत चला है, उसको सही समझते हैं कि अगर कब्जा किया था कहीं पर, वहां बुलडोजर चला तो ठीक हुआ? बुलडोजर तो उत्तर प्रदेश में गरीबों के ऊपर बहुत चले हैं, उनको बहुत तोड़ा गया है, उजाड़ा गया है। हमारे अपने जिले सुल्तानपुर में गरीब लोगों को उजाड़ के उनकी रोजी रोटी छीन ली गई है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, गर्मी से सरकार नहीं चलती है, गर्मी से और अहंकार से सत्ता नहीं चलती है। ये एक बड़ा प्रदेश है, 24 करोड़ लोगों का प्रदेश है, यहाँ आप समन्वय से सरकार चलाएंगे। और हर चुनाव में ये झगड़ा लड़ाने वाला काम बंद कीजिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आप मुझे बताइए, यूपी का चुनाव हिंदू मुसलमान पे, बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान पे, बिहार का चुनाव हिंदू मुसलमान पे, और सुमेरा जी जैसे ही हरियाणा में घुसते हैं लोग, संजय जी जैसे मैं खत्म कर लूं, जैसे ही हरियाणा में घुसते हैं जाट गैर जाट में झगड़ा करा देते हैं, पंजाब में घुसते हैं हिंदू और सिख में झगड़ा करा देते हैं, महाराष्ट्र में घुसते हैं मराठा गैर मराठा में झगड़ा करा देते हैं, गोवा में जाते हैं हिंदू और ईसाई में झगड़ा करा देते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। वापस इस भारतीय झगड़ा पार्टी और आसपास के मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा बुलडोजर गरीबों पे भी चला, लेकिन बुलडोजर तो माफिया पर भी चला, बुलडोजर तो उन पर भी चला जिन्होंने गैर कानूनी कब्जे किए हुए थे, जिन्होंने जमीन कब्जाई थी। उसको सही समझते हैं या नहीं चलते? गरीब पे चल गया तो गलत है, लेकिन क्या अगर उन पर चला वो सही है या वो गलत है? कानून जिस चीज की, अगर आपको कोई कानूनी ऑर्डर है कि हाँ यहाँ बुलडोजर चलाइए, अवैध कंस्ट्रक्शन है, उसके आधार पे आप कार्रवाई करेंगे ना, कि रात में हमें सपना आया सुबह बुलडोजर चलाना है। ये कोई तुगलक का देश नहीं है, ये हमें समझना होगा। ओवैसी पर क्या कहेंगे आप? ओवैसी के साथ आम आदमी पार्टी क्यों नहीं जा सकती है या क्यों नहीं गई है? नहीं, जिस विषय पे कोई चर्चा ही नहीं हुई वो बात आप पूछ रहे हैं मुझसे। ओवैसी सेक्युलर हैं, कम्युनल हैं? नहीं, मैं ये तय करने वाला कौन होता हूँ, लेकिन उनकी जो कई बार उनकी जो कोई टिप्पणी आती है, बातचीत आती है, उस पर जो आपत्तिजनक होता है आपत्ति दर्ज कराते हैं हम लोग। क्योंकि वो कहते हैं वो संविधान के सबसे बड़े पैरोकार हैं, संविधान को मानने वाले हैं और सेक्युलर ताकतों के साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं। क्या आप मानते हैं कि यही है उनकी पॉलिटिक्स?
उत्तर प्रदेश में ओवैसी अपना चुनाव लड़ रहे हैं, 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे अपने एजेंडे लेके वो जा रहे हैं। जनता तय करेगी उनको क्या करना है, कितना वोट देना है, नहीं देना है, उनकी बातों पे कितना भरोसा करना है, नहीं करना है। लेकिन जहां तक ओवैसी के किसी भी या किसी भी नेता के, वो कांग्रेस का हो, ओवैसी साहब हो, सपा का हो या बसपा का हो या बीजेपी का हो, अगर वो कोई ऐसी भाषा बोलता है जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने के लिए हो, तो उसके खिलाफ मैं बोलता रहा हूं, खुल के बोलता रहा हूं। अब आप कोई घटना का जिक्र करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है, तो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी कोशिश की गई, ऐसी जानकारियां भी आई कि ओवैसी भी उस मंच में शामिल हो, आम आदमी पार्टी भी उसमें शामिल हो, तो आम आदमी पार्टी के ने अपने आप को अलग किया क्योंकि ओवैसी उसका हिस्सा बन रहे मैं थे। तो कह रहा हूँ ये बात आप कह रही हैं, मुझे तो पता भी नहीं है कहाँ से ये बात उठी, आपके पास कहाँ से पहुंची। ऐसी कोई चर्चा दूर दूर तक हुई ही नहीं। चलिए, हो सकता है ना हुई और हो सकता है हुई हो आगे आने वाले समय में पता कभी लगे। हुई ही नहीं, ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। चलिए, एक आखिरी सवाल ये कि पंजाब का भी एक आखिरी बार जिक्र करें कि आम आदमी पार्टी के लिए अगर मुश्किल हालात हुए पंजाब में और ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप एक बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना चुके हैं, बल्कि शुरुआत आपकी हाथ का साथ लेकर ही हुई थी, तो क्या फिर वो वापस साथ आ सकता है? देखिए, मैं एक ही बात आपसे कहूंगा कि पंजाब की जनता ने इस बार मन बना लिया है, तय कर लिया है, कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में नहीं है और पंजाब की जनता इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। हमको किसी से किसी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता नहीं होगी, जनता खुद हमको वहां पर इतना मजबूत करेगी। तो इसलिए ये कोई प्रश्न नहीं उठता और मुझे लगता है कि 20 तारीख को वहां का चुनाव है, आप एग्जिट पोल भी कराएंगी, उसके भी बारे में आपको पता चल जाएगा। 10 मार्च के पहले ही आपको जानकारी हो चलिए, जाएगी। 10 मार्च के बारे में एक आखिरी सवाल और कि 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं वो वापस सत्ता में आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी अपना दावा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? योगी जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश की जनता के मन को देखते हुए और जितना मैं लोगों के बीच में रहा हूं, उसके आधार पे कह सकता हूं, 21 मुकदमे मेरे ऊपर किए सुमेरा जी, इन्होंने राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया। मेरी पत्नी घर पे थी, 60 पुलिस वालों को भेजा, 150 पुलिस वालों के साथ मुझे सीतापुर में गिरफ्तार कराया, पार्टी का दफ्तर बंद कराया, जितनी तरह से यातनाएं दे सकते थे इन्होंने दिया मुझे। और लेकिन हम लोग लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। ये राम की बात करते हैं, मैंने राम मंदिर में जमीन खरीद में इन्होंने घोटाला किया था, उसको उजागर किया। मैंने जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, उसको उजागर किया। मैंने इनके कस्तूरबा गांधी में विद्यालय में हुए घोटाले को उजागर किया, तो क्या है? कोरोना के घोटाले में तो क्या है उजागर किया। जनता के तो मन मैं में? ये कह सकता हूं कि आज जनता पूरी तरीके से तैयार बैठी है इनकी जमानतें जब्त कराने के लिए। आप देखिएगा, आदित्यनाथ जी 10 मार्च को जाएंगे उत्तर तो प्रदेश से। योगी जाएंगे तो आएगा कौन? अखिलेश आएंगे? जो आएगा वो देखिएगा। राजनीति में मैं कोई अभी एक बात तय है कि आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता हराने के लिए तैयार बैठी है। चलिए, 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तब एक बार फिर आपसे बात होगी।